नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसीआई एजुकेशन में। तो आज हम सेकंड टॉपिक लेने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगोल, जो मेजर टॉपिक माना जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल जो रीजन है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे भारत के भूगोल में। पहले हमने पार्ट किया था भारत का परिचय, उसके बाद आज सेकंड पार्ट लेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, जो एक मेजर टॉपिक माना जाता है भूगोल के अंतर्गत और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, सबसे लंबा टॉपिक भी है। अब हम बात करें फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया की, भारत में भौतिक प्रदेश। तो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें उच्चावच या स्थलाकृति को लेकर। तो भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, उच्चावच या रिलीफ पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले उच्चावच का निर्माण हुआ उसमें महाद्वीप और महासागर थे, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। इस पृथ्वी पर जो सबसे पहली वो आकृति बनी वो कौन सी बनी? महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ठीक है। सभी विद्वानों का एक ही मत है कि जब समय पृथ्वी गर्म होकर ठंडी रूप में आई, तो इस ठंडे अवस्था में जब इसमें अभिनति और अपनति की प्रोसेस होती है, मतलब इसके ऊंचा उठना और नीचा उठना, मतलब अपनति का मतलब हो गया ऊंचा उठा भाग, अपनति का मतलब हो गया नीचा धसा हुआ भाग। तो अभिनति और अपनति के फलस्वरूप महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति मानी जाती है ऐसे ही। और इसी कारण इसको बोल देते हैं महाद्वीप महासागरों को प्रथम श्रेणी के उच्चावच। क्या कहा जाता है? फर्स्ट रिलीफ ऑफ ऑर्डर, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। और इस प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर जो भूआकृतियां बनती है उसको बोलते हैं सेकंड रिलीफ ऑफ द ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और जो द्वितीय पर बनती है उसको बोलते हैं तृतीय प्रकार के उच्चावच। तो इस पृथ्वी पर टोटल 3 प्रकार की भूआकृतियां बनती है। कितने प्रकार के उच्चावच होते हैं? 3 प्रकार के रिलीफ होते हैं। इसी प्रकार से भारत में भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां आदि। तो भारत को भी भौतिक प्रदेश के आधार पर विभिन्न स्थलाकृतियों में डिवाइड किया गया है। अब इसके अंतर्गत हम बात करें, ये अलग अलग है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। एनसीईआरटी कहती है 5 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह रही है 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। अब ये कंफ्यूज है, अब करना क्या है कि भारत को वर्तमान में कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4, 5 और 6, ये तीनों कैसे कैसे है इसको समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद प्रारंभ करते हैं भौतिक प्रदेश। देखिए, सबसे पहले हम बात करें 6 भौतिक प्रदेश, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको मानता है कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें, पहला भौतिक प्रदेश है हिमालय प्रदेश, जिसको हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी बोलते हैं, नॉर्थ माउंटेन रीजन भी बोलते हैं। पहला है हिमालय प्रदेश। दूसरा इन्होंने माना है यहाँ पर भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान। ठीक है। और तीसरा भौतिक प्रदेश माना है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। इसके अलावा चौथा भौतिक प्रदेश है और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और पांचवा भौतिक प्रदेश है यहाँ पर तटीय प्रदेश, कोस्टल रीजन्स, जिसमें वेस्टर्न कोस्टल रीजन और ईस्टर्न तटीय मैदान, जिसके अंतर्गत दोनों तट शामिल होते हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। इसके अलावा छठा भौतिक प्रदेश अपने जो द्वीपीय आइलैंड्स हैं, द्वीपीय प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन सबको सम्मिलित करते हैं। तो छठे नंबर का जो भौतिक प्रदेश है वो हो गया द्वीपीय प्रदेश, आइलैंड्स रीजन। इस प्रकार से भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में, फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार टोटल संख्या 6 है। इसमें हिमालय है, विशाल मैदान है, थार का मरुस्थल है, तटीय मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, द्वीपीय प्रदेश है। कितने हो गए? 6। एनसीईआरटी जो मानती है वो 5 भौतिक प्रदेश मानती है। वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना,
एनसीईआरटी जो भौतिक प्रदेश मानती है, और अपन को करना भी यही है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो क्या करना है, संख्या 5 करनी है। कैसे? पहला भौतिक प्रदेश है हिमालय प्रदेश, ठीक है। दूसरा भौतिक प्रदेश इन्होंने माना है विशाल मैदान को। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने थार के मरुस्थल को अलग से भौतिक प्रदेश बताया है, तो 1986 में एक नैरोबी, केन्या की राजधानी, नैरोबी कहाँ है, केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी में एक समझौता हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था भूगोलवेताओं का। कब हुआ था? 1876 में, सॉरी 1976 में। तो ये इस सम्मेलन में ये तय किया गया था, ये सभी भूगोलवेताओं के द्वारा ऐसा कहा गया कि जो थार का मरुस्थल है वो मरुस्थल नहीं है। यदि इसमें जल की आपूर्ति कर दी जाए, पानी की आपूर्ति कर दी जाए, तो यहाँ हम फसलें उत्पादित कर सकते हैं। इसी कारण देख लीजिए, अब यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट भी लाए गए और पश्चिमी राजस्थान में फसलें उत्पादित की जा रही है। तो इसको मरुस्थल नहीं माना गया है, ये 1986 में इस सम्मेलन के दौरान कहा गया भूगोलवेताओं के द्वारा। तो थार के मरुस्थल को एनसीईआरटी अलग से भौतिक प्रदेश नहीं मानती है। थार के मरुस्थल को किसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं? भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो इन दोनों को एक करके, और क्या हो गया, भारत का विशाल मैदान। इसको हम अभी आगे नेक्स्ट डिवाइड करके पढ़ेंगे, राजस्थान का मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तीसरा उन्होंने माना है प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है। चौथा इन्होंने माना है, पहले इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता था, तटीय और द्वीपीय प्रदेश। अधिकांश विद्वानों के द्वारा इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो चौथा भौतिक प्रदेश है तटीय और पांचवा है द्वीपीय प्रदेश। तो टोटल हो गए 5 एनसीईआरटी के अनुसार। आने वाले विद्वानों ने इन दोनों को एक कर दिया, इस प्रकार 4 हो गए। तटीय व द्वीपीय प्रदेशों को एक साथ पढ़ा जाने लगा, तो एक। दूसरा हो गया प्रायद्वीप पठार, तीसरा हो गया विशाल मैदान, चौथा हो गया हिमालय। इस प्रकार से टोटल 4 हो जाते हैं। इन दोनों को अलग कर दें तो 5 हो जाते हैं। थार के मरुस्थल को अलग कर दें तो 6 हो जाते हैं। तो अपन को करना क्या है? 5 करना है। भारत को वर्तमान में कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो संख्या कितनी करनी है? 5 करनी है, ठीक है। अब हम बात करें, भारत को विभिन्न प्रकार के उच्चावच या स्थलाकृतियों में डिवाइड किया गया है, और टोटल रिलीफ यानी भौतिक प्रदेश हैं 5। अब भारत में सबसे ज्यादा, यदि रेशियो की बात करें, तो सबसे ज्यादा भारत में जो भूआकृति पाई जाती है वो पाया जाता है मैदान। भारत के कुल क्षेत्रफल के 43.2% भाग पर सबसे ज्यादा कौन सी भूआकृति पाई जाती है? मैदान। क्या पाए जाते हैं? मैदानी प्रदेश पाया जाता है। इसके बाद 27.7% भाग पर पठार पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक भूआकृति कौन सी है? मैदान, फिर इसके बाद है पठार, फिर इसके बाद है पहाड़ियां, इसके बाद क्या आती है? पहाड़ियां आती है। इस प्रकार से भारत को विभिन्न स्थलाकृतियों में डिवाइड किया गया है। अब एक एक का अध्ययन करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें 5 भौतिक प्रदेश है कौन कौन से, अपन को पढ़ना किस प्रकार से है। तो अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से एनसीईआरटी को बेस बनाकर भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करें हिमालय प्रदेश, इसी को हम बोलते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि भारत के उत्तर में स्थित है। और कौन सी भूआकृति है? पर्वत है प्रदेश। अब वैसे तो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है यहाँ पर ट्रांस हिमालय, एनसीईआरटी के अनुसार हम बात करें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय। दूसरा है मुख्य हिमालय, इस मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और तीसरा जो प्रदेश इन्होंने बताया वो बताया है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां या पूर्वी पहाड़ियां, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इनकी पहाड़ियां शामिल की जाती है। तो वैसे तो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से भाग पढ़ेंगे? हम इस तरीके से इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इसमें क्रमबद्ध, सिस्टेमेटिक अप्रोच, क्रमबद्ध वर्गीकरण पढ़ेंगे क्रमबद्ध तरीके से। और दूसरा हम पढ़ेंगे रीजनल अप्रोच, प्रादेशिक वर्गीकरण। कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? रीजनल और सिस्टेमेटिक। इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हिमालय में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टिव पार्ट, परिचय वाला भाग, हिमालय की
कहाँ से विश्व में कहाँ से कहाँ तक फैला है, भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कुल लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितनी ऊंचाई है, हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, कौन सा पर्वत है, इस तरीके से इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसका वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे हम। इसके बाद इसका दो प्रकार से वर्गीकरण रिप्रेजेंट करेंगे हम, को एक तो क्रमबद्ध, एक प्रादेशिक। इसके बाद इसमें पढ़ने वाले हैं हम उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिमालय की उत्पत्ति से जो वर्तमान सर्वमान्य जो सिद्धांत माना जाता है वो मानते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति से सबसे सटीक सिद्धांत, सबसे सही व्याख्या प्रस्तुत करने वाला सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके बाद हिमालय का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, क्यों हिमालय का हम अध्ययन करते हैं, तो इसका इंपोर्टेंस क्यों है भारत के हिसाब से, भारत की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें परिचय पढ़ेंगे, फिर क्रमबद्ध अध्ययन, फिर प्रादेशिक अध्ययन, फिर उत्पत्ति, उसके बाद महत्व यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब हम बात करें क्रमबद्ध वर्गीकरण की, तो इसको हम चार भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें ट्रांस हिमालय का वर्गीकरण करेंगे, ट्रांस के बाद इसमें हम महान हिमालय का वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय, और चौथा इसमें जो प्रदेश आता है वो आता है शिवालिक श्रेणी, जो सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी भी मानी जाती है, सबसे बाद में उत्पत्ति हुई है। इसके बाद प्रदेश विशेष के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे, तो प्रदेश विशेष के आधार पर इसको हम चार भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसमें कश्मीर हिमालय, जिसको पंजाब और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, सिडनी बुराड़ नामक एक विद्वान है, उसके द्वारा इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। कश्मीर के बाद इसमें हम कुमाऊं हिमालय, इसके बाद थर्ड पढ़ेंगे नेपाल हिमालय, और फोर्थ पढ़ेंगे इसमें असम हिमालय। इस प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण हम प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय वाला पार्ट करेंगे, फिर क्रमबद्ध और प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे, इसके बाद इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ेंगे हम, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और इसका इंपोर्टेंस क्या है, हिमालय का महत्व क्या है, ये हम पढ़ेंगे पहले भौतिक प्रदेश में। कौन सा भौतिक प्रदेश है? हिमालय। ठीक है, इसके नेक्स्ट दूसरा अपना जो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान, भारत के विशाल मैदान को भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच या क्रमबद्ध वर्गीकरण, और दूसरा हम पढ़ते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर। तो इसी तरीके से हम विशाल मैदान को भी दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ सकते हैं इसको संरचनात्मक या क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, और या इसको हम भौगोलिक आधार भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण। तो इसको हम कितने आधार पर वर्गीकरण करेंगे? दो आधार पर इसका वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, संरचना का आधार पर इसके चार पार्ट्स हैं, संरचनात्मक आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? चार। कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना, भौगोलिक आधार पर या संरचना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और इनको क्रम से भी हम याद रखेंगे। सबसे पहले इसमें अध्ययन करेंगे हम भाबर प्रदेश, भाबर के बाद इसमें हम पढ़ेंगे तराई प्रदेश, तराई के बाद क्रम से आता है इसमें कौन सा? बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश के बाद आता है भाई खादर प्रदेश। इस प्रकार से इसको चार उप भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, क्रमशः है बाबर, तराई, बांगर और खादर। इसके बाद प्रादेशिक आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक आधार पर हम बात करें तो इसके भी कितने भौतिक प्रदेश हैं? चार उप भौतिक प्रदेश हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंधु का मैदान, सिंधु के मैदान को हम पंजाब का मैदान या सतलज का मैदान भी कह देते हैं। इसके बाद गंगा का मैदान, गंगा के बाद इसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान,
ब्रह्मपुत्र के मैदान के बाद इसमें अध्ययन करेंगे हम राजस्थान का मैदान, जो जलोढ़क मृदा से निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हम भारत के विशाल मैदान को दो भागों में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे हैं। संरचनात्मक या भौगोलिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण इसका क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तीसरा भौतिक प्रदेश है और भारत का सबसे मूल, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम प्रमुख पहाड़ियों को पढ़ेंगे। एसपी चटर्जी महोदय ने इसको 48 भागों में बांटा है, तो हम 48 भागों में इसको डिवाइड करते हुए संपूर्ण वर्गीकरण इसका प्रस्तुत करेंगे। पहाड़ियां पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, दर्रे पढ़ेंगे। दर्रों को यहाँ पर दक्षिणी भारत में घाट कहा जाता है, उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे। तो इस भौतिक प्रदेश में अपन पढ़ने वाले इसमें प्रमुख पहाड़ियां, पर्वत, दर्रे, प्रमुख चोटियां या शिखर पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। एसपी चटर्जी महोदय के अनुसार इसको 48 प्रदेशों में हम विभक्त करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है कोस्टल रीजन्स, तटीय प्रदेश। और भारत के तट को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला भौतिक तटीय जो प्रदेश है वो पढ़ेंगे हम पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। ठीक है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे पूर्वी तटीय प्रदेश, ईस्टर्न कोस्टल रीजन, वेस्टर्न कोस्टल रीजन। तो इसको हम दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो तटीय प्रदेशों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पांचवा है द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश को भी हम दो भागों में बांटते हैं, अरब सागर के द्वीप और दूसरा हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इसको हम इस तरीके से डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे। तो कितने भौतिक प्रदेश हो गए, टोटल 5। जैसे मैंने ये टेबल बनाई है उसी प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। विशाल मैदान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। भारत का हिमालय प्रदेश, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, फिर क्रमबद्ध अध्ययन पढ़ेंगे, फिर प्रादेशिक अध्ययन पढ़ेंगे, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत है वर्तमान में हिमालय की उत्पत्ति से सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है वो पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे इसका इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम शुरू करने जा रहे हैं पहला भौतिक प्रदेश, जिसको हम हिमालय प्रदेश कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है, क्योंकि भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है इसलिए इसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कह देते हैं। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट करेंगे, परिचय वाला भाग। ठीक है। अब हिमालय की हम बात करें तो देखिए नाम है हिमालय, और हिमालय का यदि हम संधि विच्छेद करें तो वो हो जाता है हिम प्लस आलय। क्या हो जाता है, हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है, यहाँ पर संधि की होगी आपने, संधियां पढ़ी होगी, तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। दीर्घ संधि में क्या होता है, चाहे छोटा इधर छोटा स्वर आ जाए या बड़ा स्वर आ जाए, दोनों दीर्घ ही होते हैं मिलाकर। तो यहाँ पर हिम का मतलब हो गया क्या, बर्फ, और आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बर्फ का घर। हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, बर्फ का घर। क्या होता है, बर्फ का घर होता है। ठीक है, क्या होता है, बर्फ का घर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा रिलीफ पढ़ रहे हैं, पर्वत पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना, करंट अफेयर्स में भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर, याद रखना, 11 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल माउंट डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। किस दिन, 11 दिसंबर को। ये हम टॉपिक के हिसाब से इसको प्रत्येक दिवस को यहाँ पर हम पढ़ते जाएंगे। जैसे हम पर्वत पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को।
हिमालय दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। हिमालय हिम प्लस आलय से शब्दों से मिलकर बना है। हिमालय, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, और आलय का मतलब क्या होता है? घर। और वैसे आप जनजातियों में पढ़ते हो, बर्फ का जो घर है, हम एक जनजाति पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, शीतकालीन दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति है एस्किमो। कौन सी है? एस्किमोज। एस्किमो जनजाति में शीतकालीन घरों को क्या बोलते हैं? तो इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। एस्किमो जनजाति में शीतकालीन घरों को क्या बोलते हैं भाई? इग्लू कहते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो हम हिमालय पढ़ रहे हैं, अब इसका परिचय वाला भाग हम यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब हम बात करें विश्व में हिमालय की स्थिति कहाँ है, यानी विश्व में कहाँ तक फैला हुआ है हिमालय। विश्व में हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिम में एक देश स्थित है, हमारा पड़ोसी देश उपमहाद्वीप में शामिल होता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हिमालय से संबंधित बहुत सारी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। जैसे हम बात करें किरथर पर्वत श्रेणी, जैसे हम बात करें सुलेमान पर्वत श्रेणी, जैसे हम बात करें हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। तो हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से। ध्यान देना, कहाँ से प्रारंभ होता है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से प्रारंभ होता है हिमालय पर्वत। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत, जो कौन से कंट्रीज में है? पाकिस्तान। फिर यहाँ पर परिचय वाले पाठ में हमने पढ़ा था म्यांमार देश के साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। तो इस म्यांमार देश यानी बौद्धों का देश है, पैगोडों का देश बोलते हैं, जिसका प्राचीन नाम बर्मा हमने पढ़ा। तो इस म्यांमार देश में दो पर्वत श्रेणियां हैं, जिसका नाम है अराकान योमा। एक पर्वत श्रेणी है यहाँ पर जिसका नाम है अराकान योमा, और इसके जस्ट नजदीक एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं पेगु योमा। कौन सी पर्वत श्रेणी है? पेगु योमा। ठीक है, दोनों को वैसे एक साथ ही बोल देते हैं, अराकानियोमा पेगु योमा पर्वत श्रेणी कौन से देश में है? म्यांमार। तो हिमालय का संपूर्ण जो विस्तार है वर्ल्ड के संदर्भ में वो कहाँ से प्रारंभ होता है? हिंदू कुश पर्वतमाला से प्रारंभ होकर और कहाँ तक फैला हुआ है? तो म्यांमार में स्थित पर्वत श्रेणी है अराकानियोमा और दूसरी है पेगु योमा। तो हिमालय का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत। अंतिम बिंदु है अराकानियोमा पेगुयोमा। ठीक है, अब हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। इस पाकिस्तान की ये कौन सी सीमा हो गई? ये कौन सी डायरेक्शन हो गई पाकिस्तान की? इधर पूर्वी। तो पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से, या हम कह सकते हैं लद्दाख से, यहाँ पर सिंधु नदी अपना गोर्ज भी बनाती है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं सिंधु नदी के गोर्ज से या लद्दाख से, या हम कह सकते हैं पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है, एक स्थान है, इसको बोलते हैं ट्रिपल संधि। ट्रिपल का मतलब तीन होता है, तो यहाँ पर एक देश हो गया चीन, एक यहाँ अपना देश हो गया भारत, और एक देश हो गया म्यांमार। इन तीनों देशों की सीमाएं जिस स्थान पर आकर मिलती हैं उस स्थान विशेष को हम बोलते हैं ट्रिपल संधि। क्या कहा जाता है? ट्रिपल संधि कहा जाता है। तो भारत में हिमालय का विस्तार है हिंदू कुश पर्वत से लेकर ट्रिपल संधि तक है। ठीक है, ये दोनों बातें हो गई। विश्व में हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? भारत में हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? अब हम बात करें कुल क्षेत्रफल। हिमालय का जो टोटल क्षेत्रफल है वो लगभग माना जाता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो मानी जाती है 2400 किलोमीटर। हिमालय का टोटल क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर और कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे इस टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।